जहां मंदिर में पुजारी ने भिखारी को खाना खिला दिया था। उसके बाद पुजारी दयालु लेकिन थके हुए लहजे में बोला, ठीक है, अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। पर भिखारी अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। यह देखकर पुजारी ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? तभी अचानक भिखारी की दृढ़ और स्पष्ट आवाज सुनाई दी, बाबा मुझे आपका फोन चाहिए, मुझे एक कॉल करनी है। पहली बार पुजारी ने भिखारी की आवाज सुनी थी। वो आश्चर्य से उसको देखता रह गया। वो हैरान होकर बोला, तुम बोल सकते हो? पुजारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बंदा 6 महीने से कुछ भी बोला नहीं था, आज अचानक वो बोलने कैसे लगा। हाँ बाबा, मैं बोल सकता हूं। एक्चुअली मुझे किसी से बात करनी है, क्या आप मुझे अपना फोन देंगे? भिखारी शांत लेकिन दृढ़ता से बोला। अब पुजारी जी की बोलती बंद हो चुकी थी। उन्होंने चुपचाप अपना फोन निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। वो फोन लेकर एक कोने में गया और एक ISD नंबर डायल किया। लंबी रिंग के बाद फोन उठाया गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी भिखारी ने रौबदार और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं बोल रहा हूं, मैं शौर्य राठौड़। दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ये क्या सुन रहा है। इधर पुजारी जी का भी यही हाल था। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिसे वो लगभग 6 महीने से गूंगा समझ रहे थे, आज वो कितने रौबदार तरीके से फोन पर बात कर रहा है। इधर राय साहब की हवेली में बलवंत राय का लेक्चर सुनकर सब सन्न हो चुके थे। उन्होंने न सिर्फ बड़ी बहू सरला जी को फटकार लगाई थी, बल्कि इसी बहाने वो पूरे परिवार को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये शायद उनकी ही बातों का असर था कि परिवार के कुछ लोग शिप्रा की समस्या को मिलकर हल करने का मन बना चुके थे। तभी बलवंत राय का छोटा बेटा जगताप अपनी जगह पर खड़ा हुआ और भावुकता के साथ बोला, मैं भी एक लड़की का बाप हूं और मैं समझता हूं कि अगर मेरी बेटी रागिनी के साथ ऐसा कुछ होता तो जो शिप्रा ने किया, मैं तो शायद उससे भी ज्यादा कुछ कर जाता। और मेरे लिए रागिनी और शिप्रा में कोई अंतर नहीं है, वो भी मेरी बेटी ही है और मैं अपनी बेटी के साथ गलत करने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करूंगा। अपने परिवार के दुश्मन से निपटने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं वो हर कोशिश करूंगा। जगताप चाचा की बात सुनकर शिप्रा भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी सरला जी का बड़ा बेटा कुलवंत शिप्रा की ओर देखते हुए बोला, मैं भी अपनी बहन को मझधार में यूं अकेला नहीं छोड़ सकता दादाजी। शिप्रा मेरी भी बहन है और मैं अपने परिवार के दुश्मन से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तभी राजदीप राय ने सभी को आगाह करते हुए कहा, मुख्तार के बदले की आग अभी बुझी नहीं है। वैसे भी वो कहकर गया है कि ये तो बस शुरुआत है, हो ना हो वो फिर से कुछ करेगा। इसलिए हमें पहले अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का इंतजाम करना चाहिए, उसके बाद उसे रोकने के तरीके खोजने होंगे। देखते ही देखते परिवार के सभी लोग अपनी राय सामने रखने लगे। अब जाकर बलवंत राय के चेहरे से परेशानी का भाव कुछ कम हुआ। अब जाकर उन्हें लगा कि इस परिवार की नींव उतनी भी कमजोर नहीं है जितना वो सोच रहे थे। लेकिन जगताप और कुलवंत की बातें सुनकर सरला जी का चेहरा लटक चुका था। इधर मंदिर में पुजारी को शौर्य अब कुछ अलग ही नजर आ रहा था। आज उन्हें अचानक लगा कि शौर्य का पूरा व्यक्तित्व ही बदल चुका है। अभी तक वो जिसे दीनहीन समझ रहे थे, अचानक उसके बात करने का अंदाज देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति है जिसे वो इतने समय से जानते हैं। इधर शौर्य फोन पर सामने वाले के बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो गहरी उलझन में पड़ चुका था। फोन की दूसरी तरफ सचमुच शौर्य ही है, ये बात मान पाना उसके लिए बेहद मुश्किल नहीं, असंभव था। वो गुस्से में बोला, हे मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, समझे तुम? इस पर शौर्य ने शांत लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, विक्रम, ये मैं ही बोल रहा हूं, शौर्य। अपना नाम सुनकर विक्रम और भी चौंक गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।